Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve competency focused practice question for ICSE Class 10 Mathematics given by Council recently. So starting with MCQ. First question from Commercial Mathematics. A retailer buys an article at its listed price from a wholesaler and sells it to a consumer in the same state after marking up the price by 20%. The list price of the article is 2500. So list price is equal to 2500 and he marked the bit by 20%. So 20% of 2500 is 20 upon 100 into 2500. It means 25 into 2 मतलब 500 आ गया. तो 500 से बढ़ा दिया. It means selling price कितना हो गया? 2500 plus 500 means 3000 rupees. The list price of article is 2500. GST charged is 12%. What is the tax liability of the retailer to the central government? तो central government को कितना जाएगा? Total GST 12%. तो CGST कितना हो जाएगा? It means हमारे को सिर्फ retailer का निकालना है. तो for retailer कितना आ जाएगा? Tax received by sale of that article minus tax received on purchase. जब खरीदा था तो कितना था. अब रिसीव बाय सेल से कितना मिल रहा है उसको? 12% टोटल रेट. इट मीन 6%. सीजीएसटी कितना हो जाएगा? सीजीएसटी ऑन सेल इज 6% ऑफ कितना है कितना है, उसने बेचा कितने में? 3000 में. तो माइंड ऑफ 3000 इज इक्वल टू टैक्स रिसीव्ड ऑन परचेज मींस है तो 6% ही सीजीएसटी रहेगा और परचेज कितने में किया है? 2500. तो ये हमने करना है सॉल्व. तो कितना डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में? कितना डिफरेंस है हमने माइनस करना है क्योंकि उतना ही उसकी लायबिलिटी होगी. टैक्स लायबिलिटी रिटेलर की आ जाएगी. तो 6% ऑफ 3000 परसेंट मीन्स अपॉन 100 करना है आपने. इट मीन्स 180 आ गया. माइनस 6% यहाँ पर 6 अपॉन 100 2500 का करोगे तो 25 इंटू 6 कितना हो गया? 150. इट मीन्स ₹30 इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिटेलर. अगर हम इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि हमें कितना दिया कि उसने 20% इंक्रीज किया है. तो अगर हमने 20% ऑफ 2500 निकाला तो 500 रुपीज आ रहा है. इट मीन्स अगर उसका सिर्फ इसी पे ही हम सीजीएसटी निकालते हैं तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 6%. तो 6% ऑफ 500 कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 100 इंटू 500. इट मीन 6 5 जा 30. तो कितना हो जाएगा? 30 रुपीज. डायरेक्टली भी हमारे पास आ सकता है. ये तो एमसीक्यू है तो हम डायरेक्टली इस मेथड से कर सकते हैं. बट वैसे आपको स्टेप्स शो करने होते हैं क्योंकि हम टैक्स लायबिलिटी रिटेलर की दे रहे हैं तो हमें दोनों तरह से मेथड पता होना चाहिए. ₹30 इज आवर फाइनल आंसर. दिस इज पार्ट ऑप्शन नंबर सी, 30 रुपीज. नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम कमर्शियल मैथमेटिक्स. आपको इसके जीएसटी के क्वेश्चंस आने ही आने हैं. शेयर एंड डिविडेंड इन सब टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उनमें से हेल्प ले सकते हैं. They bought an electrical fan which is a marked price of ₹800. तो marked price है 800. If the GST on the goods is 7%, then the SGST. तो SGST का कितना बन जाएगा? टोटल 7% है तो हाफ हो जाएगा. तो 7/2% ऑफ 800 कितना हो गया? 7/2 नीचे आ जाएगा 100 इंटू 800. जीरोस कैंसल. 2 4 7 4 28. तो 28 रुपीज का आपका SGST आ जाएगा. दिस इज ऑप्शन नंबर बी. इन थर्ड पार्ट रुपीज कितने दिए गए हैं इन्होंने? पी में ही फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट आरडी के लिए वही फॉर्मूला आपसे मांगा है. रुपीज पी इज डिपॉजिटेड फॉर n number of months in a recurring deposit account which pays interest at the rate of R% per annum. तीनों चीजें वही हैं जो आप यूज करते ही हैं. The nature and time of interest calculated is. अब ऑप्शंस है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ. कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या ये? और दूसरा आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT. तो यहाँ पर R हो गया, P हो गया और टाइम हमारे पास नीचे क्या आ जाता है? रेट के लिए 100 आ गया और क्योंकि ये 12 हमारे को पर मंथ के लिए निकालना तो डिवाइड बाय 12 भी करना है हमने. लेकिन हम क्या करते हैं जितने नंबर ऑफ मंथ्स हमारे बढ़ते जाएंगे तो हम इसको एक बार डिराइव करके देखते हैं. 1 2 3 4 मान लेते हैं हमने n तक डिराइव करना है. तो ये सीरीज क्या आ गई? एपी सीरीज है. एपी के लिए a क्या हो गया इसके अंदर? फर्स्ट टर्म. d क्या हो गया? 1. सम ऑफ टर्म्स क्या होता है? sn का फॉर्मूला आपको पता ही है. sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और d. तो यहाँ पर सॉल्व करिए इसको. सम ऑफ सीरीज इस सीरीज का निकाल के देखिए. n/2 जितना भी है 2a मतलब 2 और a क्या है 1. n-1 हमारा लिखा रहेगा. d भी कितना है 1. तो इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 2 प्लस
इसको मल्टीप्लाई करें तो n माइनस वन, 2 माइनस 1 का आंसर कितना आ जाएगा 1, तो n और n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, PRN प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 इंटू 100, तो ये n बाय 2 और 2 कहाँ से आया, यहाँ से AP बनी है ये। तो यानी हमने क्या किया, जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स हैं उनको हमने प्लस कर दिया, हर मंथ के लिए अलग अलग निकाला क्या है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ मैंने कंपाउंडेड इसका फॉर्मूला नहीं लगाया, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ। जो आंसर की गिवन है उसमें सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ है, लेकिन हमारे जितने नंबर ऑफ मंथ्स होंगे उतनी बार वो होगा, सिर्फ एक मंथ का थोड़ी हम निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। इन फोर्थ पार्ट, Anvisha intended to open a recurring deposit account of ₹1000 per month। तो 1000 पर मंथ मतलब प्रिंसिपल अमाउंट उसका 1000 रुपीज हो गया, तो P का आंसर आ गया आपके पास 1000 रुपीज पर मंथ फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर मतलब टाइम कितना आ गया आपके पास, 1 ईयर को हम क्या लिखते हैं 12 मंथ्स। पेइंग 5% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 5% का रेट भी आपको मिल रहा है, तो रेट कितना है 5%। द बैंक रिड्यूस द रेट टू 4% पर एनम, बाद में बैंक ने रिड्यूस करके रेट 5 से 4% कर दिया। हाउ मच वाज Anvisha डिपॉजिट मंथली फॉर 1 ईयर सो दैट हर इंटरेस्ट रिमेन द सेम, मतलब जितना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम रहना चाहिए, चाहे बैंक ये कम भी कर दे, तो यहाँ कितना उसको अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा ये हमें बताना है, 1000 की वजह से कितना लेना है। तो हमें यहाँ का तो पता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी ऑल नो, क्या फॉर्मूला है अभी हमने करा, PRN प्लस 1। अब P कितना है, पहले 1000 है, R कितना है, पहले तो 5 है, इंटू N कितना है 12 है, N प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, नीचे क्या आ गया 2, 12 एंड 100। अभी किसके इक्वल होना चाहिए, इंटरेस्ट सेम रहना चाहिए। यहाँ पर हमें नहीं पता वो अब कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन रेट हमें पता है 4 हो गया है, फिर 12 इंटू 13 टाइम वही 1 ईयर का रहेगा, 2, 12, 100। जितने भी कॉमन चीजें उन सबको हटा देते हैं ताकि आपका फॉर्मूला और कैलकुलेशन दोनों ईजी हो जाएंगे। 2, 12, 100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 12, 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब बचा क्या हमारे पास, जो बाकी की चीजें बच्चे उनको कैलकुलेट कर लेते ताकि आंसर इजीली कैलकुलेट हो जाए। 5000 आ गया, P के साथ हमारे पास 4P है, तो P का आंसर कितना हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करिए 51250। तो अब उसको 1000 रुपीज के बजाय 1250 रुपीज डिपॉजिट करवाने हैं, इफ शी वांट द सेम इंटरेस्ट। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस पार्ट। नेक्स्ट इज मिस्टर दास इन्वेस्ट ₹100, 12% शेयर्स कंपनी ए और कंपनी बी जब भी होते हैं तो हमें दोनों को अलग अलग दिखाना रहता है। मिस्टर दास इन्वेस्ट ₹100, तो 100 मीन्स हमारे को इसकी नॉमिनल वैल्यू ए वाले के लिए दिया है, नॉमिनल वैल्यू एज ₹100। 12% शेयर, 12% शेयर मीन्स ये हमारे पास डिविडेंड का दिया हुआ है, तो डिविडेंड का रेट कितना आ गया 12% ऑफ कंपनी ए अवेलेबल एट ₹60 ईच, इट मीन्स ये मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू 60 रुपीज की होगी, ये ए के लिए हो गया। ये है मिस्टर दास जिन्होंने ए शेयर में लगाए हैं। फिर मिस्टर सिंह इन्वेस्ट ₹50, तो यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू इनके लिए कितनी है ₹50 जिन्होंने बी शेयर में लगाए हैं, कंपनी बी में 16% है, डिविडेंड इनका 16% है। अवेलेबल एट ₹40 ईच मीन्स मार्केट वैल्यू आपके पास 40 रुपीज की आ रही है, तो 40 रुपीज की मार्केट वैल्यू है। यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमें जितनी भी स्टेटमेंट दी है वो रेट ऑफ रिटर्न में है, तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए अगर आपने मेरी वीडियो देखी है शेयर एंड डिविडेंड की, तो एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है और इस पेपर में भी ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, हमने मान लिया कि ये X% है, मतलब रिटर्न जो है वो X% है, तो X% ऑफ मार्केट वैल्यू यानी कि 60 किसके इक्वल होना चाहिए, डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट मीन्स 12% ऑफ क्या है नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, तो 100 ये इक्वल होना चाहिए। हम ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम x का आंसर चेक कर रहे हैं, तो x/100 इंटू 60 इज इक्वल टू 12/100 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आया आपके पास x इज इक्वल टू 12/6 इंटू 10 यानी कि 20, तो ₹20 का यहाँ पर आपके पास जो है वो रिटर्न परसेंट आ रहा है 20%। अब दूसरे केस में देखिए, दूसरा बी शेयर के लिए कितना बन रहा है, बी शेयर में भी हमें सेम यही चीज करनी है, यहाँ पर y% x की बजाय y% ले लेते हैं, तो y% ऑफ मार्केट वैल्यू कितना है 40 इज इक्वल टू 16% ऑफ फेस वैल्यू कितना है 50, तो y/100 इंटू 40 इज इक्वल टू 16/100 इंटू 50, 285 y008/4 इंटू 10
4 2 इट मीन्स 20। अगेन कितना आ रहा है 20, यानी कि दोनों के केस में रिटर्न परसेंट सेम ही आ रहा है। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। बोथ मिस्टर दास, ए वाला, मिस्टर सिंह, जो दोनों हैं हैव द सेम रेट ऑफ रिटर्न, और दोनों में रिटर्न जो आ रहा है वो 20% का ही आ रहा है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोनों का 20% रिटर्न है। आपने अपने लिए तो शो करना है, तभी आप चेक कर पाएंगे। हालांकि पूरी कैलकुलेशन इसमें चेक नहीं होते, बट आपको ये तो पता है इंस्ट्रक्शन काउंसिल के द्वारा कि जितने भी एमसीक्यू की आप वर्किंग करते हैं वो उसी शीट पे आपको राइट हैंड साइड में एक मार्जिन लेकर वहीं पर एक्स्ट्रा वर्क करना है। जो भी आपने कैलकुलेशन वर्क करना है वहीं करना है, वहीं पर आंसर देना है, और करेक्ट ऑप्शन और उसका पूरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा तभी आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। दोनों में से एक भी इनकरेक्ट हो जाएगा तो आपका पूरा ही मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली आपने मार्किंग करनी होती है। इन्हीं में नंबर आते भी और कट भी जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 6th MCQ। Amit invested a certain sum of money in rupees 100 share. Rupees 100 share means उसकी फेस वैल्यू हो गई, तो फेस वैल्यू इज रुपीज 100। मार्केट वैल्यू नहीं है ये, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। पेएंगे 7.5% डिविडेंड, तो डिविडेंड की रेट 7.5% है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज रिटर्न परसेंट का जो रेट है, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला था वो यहाँ पर गिवन है 10%। मनी इन्वेस्टेड बाय अमित टू परचेज 10 शेयर्स इज, तो अभी हमने क्या किया था 10% रेट इसकी जब हमने लेते हैं रिटर्न परसेंट, तो रिटर्न किस पे होता है मार्केट वैल्यू पे, तो यहाँ से हमारे पास मार्केट वैल्यू निकल जाएगी इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू यानी कि 100। तो 7.5% ऑफ 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10% ऑफ मार्केट वैल्यू यहाँ से बस आ जाएगी, तो मार्केट वैल्यू का आंसर कितना आ गया, यहाँ से ये 10 ऊपर जाएगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा 75, तो मार्केट वैल्यू आ गई आपके पास 75। बट क्वेश्चन ये नहीं है, मनी इन्वेस्टेड टू परचेज 10 शेयर, तो अगर नंबर ऑफ शेयर 1 है तो इतना है, तो 10 शेयर के लिए मार्केट वैल्यू टोटल 75 है, तो कितना मनी लगाना पड़ेगा 750 रुपीज। तो 750 हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। तो ये सारे हमारे कमर्शियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। नाउ कमिंग टू अलजेब्रा पार्ट। In 7th part, if -3 is less than or equal to -4x plus 5 and x belongs to whole number, then the solution set is। तो पहले हमें नॉर्मल सॉल्व करना है। -3 ऑलरेडी है, -5 को इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, दिस इज -8 एंड दिस इज -4 x। अब हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो -4 से डिवाइड करना है, बट व्हेन वी विल डिवाइड बाय माइनस नंबर तो ये साइन जो इनइक्वालिटी का ये चेंज हो जाएगा, तो -8 बाय -4 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया। इट मींस x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब हमें क्या पता है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर इन्होंने दिया है, सिर्फ होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं 0 से 1, और 2 के नीचे क्योंकि इक्वालिटी साइन है तो 2 भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 1 2। दिस मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। In 8th part again of the same nature, -4x greater than 8y। तो अब क्या करना है, हमने x का वैल्यू निकालना है, तो x के लिए फिर यहाँ मुझे -4 से डिवाइड करना है। आई टोल्ड यू जब मैं माइनस के नंबर से डिवाइड करूंगी तो ये साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो गया, 8 आ गया, -4 नीचे चला गया, y आ गया। इट मीन्स काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2y। तो x इज लेस देन -2y। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। इनमें इक्वालिटी के रूल्स में यही रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर यही रूल आपको ज्यादा हाईलाइट करके दिया गया। सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ये आपको इसीलिए कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आप इजीली उनको कर पाएं। नाउ कमिंग टू 9th, वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। अब हमें इक्वल रूट्स चाहिए। इक्वल रूट मीन्स d हमारा 0 होना चाहिए, तो d का फॉर्मूला b² माइनस 4a एंड c शुड भी इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा k² माइनस 8k इक्वल टू 0, k कॉमन, k माइनस 8 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 एंड 8। ये हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ कमिंग टू 10th part, if x minus 2, x is equal to -2 is one of the solution of quadratic equation given is x² plus 3a and minus x is equal to 0। ये दी गई है, थोड़ा x में वहां पर माइनस आपको साइन छोटा दिखाई दे रहा है, बट आप उसको इलेबोरेट करके देखेंगे तो -x आ रहा है। देन द वैल्यू ऑफ a इज, रूट कौन है, ये हमारे मान लेते हैं हमारे पास fx है पॉलिनोमियल। अब वहां पर रूट दिया गया है, x इज इक्वल टू -2, -2 फिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 का आंसर हमें देना है, मतलब वो इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन है तो यानी उसका आंसर बनने पे रिमाइंडर 0 होना चाहिए, तो -2² प्लस 3 एक हमें पता नहीं है, -2 रिमाइंडर आ गया 0, तो 2² 4 हो गया, प्लस 3a माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। 4 प्लस 2 इज 6,
प्लस 3a इक्वल टू 0, 3a इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू -2। तो a का आंसर आ जाएगा -2, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन 10th पार्ट। इन नेक्स्ट फ्रॉम अलजेब्रा, जहां पर हम इनको रिड्यूस करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। गिवन नंबर इज 233.356, ये दिया गया आपको। वेरिएबल एक्स का एक रूट का आंसर ये दिया गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स इज दिस, द सॉल्यूशन राउंडेड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। टू सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है डेसिमल से चाहे पहले है चाहे बाद में, हमें 2 डिजिट रखनी है। बट क्योंकि यहाँ डेसिमल से पहले ही 3 डिजिट है, तो हम इसको और तो आगे लेके नहीं जा सकते। अगर मैं 3 भी लूंगी तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएगा। तो 230 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स फिर हम इस केस में कंसिडर करते हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इन 12th पार्ट अगेन फ्रॉम अलजेब्रा, यहाँ पर आपके पास आ रहा है एडजॉइनिंग फिगर। फिगर गलती से 11th क्वेश्चन में बना है, वो 12th का फिगर है, आपको दिखाई दे ही गया होगा। तो यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी की वैल्यू x गिवन है, BC की वैल्यू y है, और हमसे AC की मांगी गई है। AC की लेंथ हमने बतानी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 30। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड यानी हाइट इज इक्वल टू 30 होना चाहिए। अब यहाँ पर बेस कौन है, बेस हमारे केस में y है और एल्टीट्यूड x है, इज इक्वल टू 30 होगा। यानी एक इक्वेशन आ गया आपके पास। अब दूसरा देखिए उन्होंने क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 मीन्स x इज इक्वल टू y प्लस 7। तो x की जगह पे मुझे y प्लस 7 फिल करना है। तो हाफ y, x की प्लेस पे हम क्या करेंगे y प्लस 7, ताकि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा। ये 2 डायरेक्टली उधर ले जाते हैं, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर प्लस 7y, और ये 60 इधर आके -60 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी मुझे 60 चाहिए, तो 60 कहाँ पर आ सकता है, जिसका प्लस माइनस करने पर 7 आए। 12 इंटू 5, 12 5 से 60 भी हो जाएगा, और माइनस प्लस करने पर 7 भी आ जाएगा। लेकिन प्लस का 7 है तो हमारा 12 जो है वो प्लस का ही रहेगा। 12y माइनस 5y माइनस 60 इक्वल टू 0। इट मीन्स y प्लस 12 माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो y का आंसर प्लस वाले हम कंसिडर करेंगे, तो y का आंसर आ गया आपके पास 5। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, y प्लस 7 मीन्स 5 प्लस 7 इट मीन्स 12। तो x का आंसर आ गया 12, y का आंसर आ गया 5। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पता ही है, y स्क्वायर यानी कि हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इट मीन्स 169, और 21 का अंडर रूट है 13। इट मीन्स AC स्क्वायर का आंसर आया 169 और AC का आंसर आ जाएगा 13। जो भी सेंटीमीटर यूनिट जो आपको दिया गया सेंटीमीटर ही है। तो दिस इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट इन दिस 12th पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में आपको पता है जो सेकंड पोजीशन पे होता है वही थर्ड पोजीशन पे भी होता है। तो अगर P Q R कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में दिए हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो रेशो P का Q के साथ है वही Q का R के साथ है। तो P बाय Q तो हो जाएगा। दूसरी तरफ में क्या है, Q बाय R है। अब हमको ये पता चलेगा कि ये चीज इतनी है। अब दिए गए ऑप्शन में ये सेम तो कहीं है ही नहीं, P Q Q R नहीं है, P R है, P स्क्वायर है। तो हम इसका दूसरा ऑप्शन अगर चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देती हूँ, मतलब P R आ गया, P बाय Q आ गया। अब यहाँ से इसका करने जाएंगे तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं कि P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है। P स्क्वायर, तो मैं P स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी ले सकते हो आप, यहाँ Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आ गया। दूसरी साइड में आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ इसका मैंने स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करूंगी। इट मीन्स Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर आना है। तो अब P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर का आंसर Q की जगह पे क्या आ जाएगा, PR, और नीचे क्या है R स्क्वायर। इट मीन्स R कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P अपॉन R आ जाएगा। तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर का रेशियो P अपॉन R के इक्वल है, और ये सिर्फ लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज करा है आपने। ये हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर D, क्योंकि बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। In next part 14 from chapter mensuration, यहाँ पर आपको dimensions दी गई है। रेशियो ऑफ डायमीटर टू हाइट ऑफ बोरोसिल सिलेंडर ग्लास इज 3:5। डायमीटर और हाइट का रेशियो, डायमीटर का रेशियो हाइट के साथ
3:5 दिया है, तो हमें पता ही है कि 3x और 5x हो जाएगा, क्योंकि अभी एमसीक्यू तो हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो डायमीटर इसका रेशियो 3x और 5x आ गया। इफ द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द ग्लास इज 6 सेंटीमीटर, एक्चुअल डायमीटर, ये ग्लास है आपके पास, इसका एक्चुअल डायमीटर ये वैल्यू हमें दी हुई है 6 है, तो 6 किसके इक्वल है? 3x, यानी कि ये डायमीटर था और ये 6 के इक्वल है, तो यहाँ से x का आंसर कितना निकल जाएगा? 2 निकल गया। तो x का आंसर आ गया 2। अगर 2x का आ गया तो हाइट कितना निकल गया? हाइट क्या है? 5x, यानी कि 5 × 2। आप चाहो तो उसको रेशियो प्रोपोर्शन से भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, बट हमारे पास वैल्यू हमें चाहिए। मांगा क्या गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ग्लास। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है? ये वाला लेटरल सरफेस एरिया, तो 2 पाई r और h, जिसमें से 2 और r को अगर हम ले लेंगे तो डायमीटर ही बन गया, तो 2r को इकट्ठा ले लो, पाई को रहने देंगे, h आ गया, क्योंकि पाई हमारे पास क्वेश्चन में एज इट इज ही है। अब 2r का आंसर हमने ये जो निकाला है, यहाँ पर 6 क्या था? डायमीटर 2r की जगह पे ये 6 आ गया, और हाइट कितना आ गया? 10 आ गया, यानी कि 60 पाई हमारे पास आंसर आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। Now coming to 15th part, if the polynomial 2x cube plus 3x square minus 2x minus 3 is completely divisible by 2x plus a, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये 2x plus a से पूरा डिवाइड हो जाएगा, एंड द क्वोशिएंट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर आ रहा है। इट मींस हमारे पास ये जो आ रहा है रिमाइंडर 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसी के इक्वल आना चाहिए, तो 2x प्लस a आ गया। क्वोशिएंट आपके पास है x स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2x को इसके साथ किया 2x क्यूब हो गया, माइनस 1 के साथ किया 2x हो गया, ax स्क्वायर हो गया, माइनस a हो गया। कंपेयर करेंगे जो आंसर हमारे पास दिया गया है, तो डिविडेंड कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल होना चाहिए। तो सिर्फ कंपैरिजन करिए, पूरा करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करेंगे तो टाइम हो जाएगा। 2x क्यूब हो गया हमारे पास, ax स्क्वायर और 3x स्क्वायर है, यानी यहाँ से a का आंसर 3 निकल रहा है। फिर भी एक बार और चेक कीजिए, 2x और 2x भी सेम है, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस a और माइनस 3 8 मींस यहाँ से भी a का आंसर 3 निकल रहा है। तो सिर्फ कंपैरिजन से आपके पास आंसर निकल जाएगा। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो एमसीक्यू में ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए आप एमसीक्यू में जितना शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ से सेव किया हुआ टाइम आपके बाकी क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज 16 पॉलिनोमियल in x is x cube plus 5x square minus kx minus 24. Which of the following is a factor of the given polynomial so that value of k is 2? k का आंसर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर ये f(x) हमें पॉलिनोमियल दिया है, वैल्यू क्या है? k की उसने दे दी, आपको k की जगह पे 2 आना चाहिए, तो इसमें यहाँ फुली कर देते हैं ना कि यहाँ 2 k की जगह पे 2 आ गया, तो इसमें से kx की जगह पे 2x हो गया माइनस 24। अब फैक्टर्स हमारे पास और कौन कौन से आ सकते हैं? 24 के मल्टीपल्स होने वाले हैं, ये तो पता ही है आपको कि जो लास्ट नंबर होता है उसी के मल्टीपल्स होते हैं। तो +2 है, -3 है, +4 है, -4 है, तो आइडियली आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसे हमने 2 फिल किया, तो 2 क्यूब प्लस 5 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 24, तो कितना आ रहा है? 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 5 हो जाए 20 माइनस 4 माइनस 24, यानी कि 28 माइनस 28, तो ये 0 आ गया। तो F2 हमारा फैक्टर हो गया, लेकिन क्या वो ऑप्शंस में है? अगर F2 फैक्टर हुआ तो हम ये थोड़ी लिखेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, क्या बनेगा? -2 बनेगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 ये हमारे को गिवन ऑप्शन में है ही नहीं, ये दिया है, जबकि ये गलत है, तो हम A पे टिक नहीं कर सकते हैं, हमें बाकी ऑप्शंस पे आना पड़ेगा। हम 3 पे चेक करेंगे, 4 पे चेक करेंगे, तो पहले हम 4 पे चेक कर लेते हैं। 4 का कितना हो जाएगा? 4 क्यूब प्लस 5 4 स्क्वायर माइनस 2 4 माइनस 24, 4 क्यूब कितना? 64, 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 80 माइनस 8 माइनस 24, तो नहीं आ रहा। इसी को आप माइनस पे चेक कीजिए, x माइनस 4 करके देखते हैं, तो माइनस 4 पे जब हम क्यूब का करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस वाला इतना ही रहेगा, यहाँ पर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो अब चेक करें कितना बन रहा है? माइनस का 64 और माइनस का 24, और यहाँ पर कितना है? प्लस का 88, तो ये भी 88 है माइनस का, और ये भी 88 है, तो आया किस पे है? f का -4 पे आया, यानी कि x प्लस 4 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो x प्लस 4 हमारे पास ऑप्शन नंबर है सी। तो ध्यान से आपने करेक्ट करना है, इन्हीं में मार्क्स कट भी जाते हैं और बहुत इजीली मिल भी जाते हैं। मैथ्स में यही तो है, प्लस माइनस का एक साइन भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत करवा सकता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17 from algebra matrices. If A is given as elements of A are A and B
and B matrix is its elements are C and D. बट आप देखिए इसमें रो मैट्रिक्स है और इसमें कॉलम मैट्रिक्स है. देन ओनली मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल, बी ए इज पॉसिबल. मीन्स हमें कंपेटिबिलिटी चेक करनी है मल्टीप्लिकेशन की. इट मीन्स हमें ऑर्डर चाहिए. तो ऑर्डर में जैसे यहाँ पर एक रो है तो 1 बाय कॉलम 2 है, 1 बाय 2 आ गया. यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 रोज है, 2 बाय 1. तो कंपेटिबिलिटी के लिए क्या होता है, इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, जो कि है. और जो फाइनल आएगी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर हम ए बी बनाएंगे तो उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 बाय 1 आ गया. इसको हमें चेक भी करना है क्योंकि हमें एलिमेंट्स भी पता लगाना है. तो हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ए बी का आंसर कितना हो गया, करिए रो है, यहाँ से कॉलम हमने लेना है, रो को इसके साथ करेंगे तो ए सी आ गया प्लस यहाँ पर कितना आ गया, बी डी आ गया. क्योंकि 1 बाय 1 है इट मीन उसका एक ही एलिमेंट होने वाला है, तो हम इसको सिंपल ही लिखेंगे ए सी प्लस बी डी, क्योंकि 1 बाय 1 की आ गई. अब दूसरा से पूछा है बी ए. बी ए के लिए हमें क्या करना है, बी ए के लिए हमें बी को पहले लिखना है. तो बी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है मतलब सी और डी. तो ऑर्डर कितना है इसके पास, 2 into 1 है. इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी का आ जाएगा कितना है ऑर्डर, 1 into 2. कंपेटिबिलिटी तो फिर भी हो रही है, बस वो आएगा 2 by 2 का ऑर्डर. तो बी ए का जो ऑर्डर आएगा वो 2 by 2 में आना चाहिए. तो अब बी ए को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये रो लेंगे, ये कॉलम लेंगे, तो सी को इसके साथ करेंगे तो ए सी आ गया. सेकेंड लेंगे तो बी सी आ गया, थर्ड लेंगे तो ए डी आ गया और फिर लेंगे तो बी डी आ गया. यानी कि 2 by 2 का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे. तो अब हम क्या देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है लेकिन आंसर सेम नहीं आ रहा. तो बोथ मैट्रिसेस ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है. दोनों मैट्रिसेस की कंपेटिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, दे आर पॉसिबल. तो एक तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया. और डी में दिया बोथ मैट्रिसेस ए बी एंड बी आर पॉसिबल और ए बी इज इक्वल टू बी ए दिया है, जबकि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है. आप देख रहे हो ए बी का आंसर ये आ रहा है आपके पास, ये ए बी का आंसर आया है और बी ए का आंसर आपके पास 2 by 2 का आ रहा है. तो सेम तो आ ही नहीं रहा. इट मीन्स या तो इनको ऐसे लिखना था कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है. बाकी इन्होंने ऑप्शन में डी दिया है लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, क्योंकि पॉसिबल तो है लेकिन इक्वल नहीं है. तो यहाँ फिर इक्वलिटी के साइन के ऊपर हमें क्रॉस करना है, इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल. तो हमारा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, जो कि फिर से अलजेब्रा से ही है, मैट्रिसेस का ही है. इसमें भी ए मैट्रिक्स दी गई है एंड ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 6, -4, 9 एंड k. ये ए मैट्रिक्स के हैं. देन सच दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 0 0 0 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स आ रही है, नल मैट्रिक्स आ रही है. देन k इज, तो k के लिए मतलब हमें पहले ए स्क्वायर सॉल्व करना है. तो ए स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है. ए को लिखिए 6 -4 9k. फिर से आप कर रहे हैं 6 -4 9 एंड k. मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमने रो ले लिया, कॉलम ले लिया. 6 6 36 हो गया, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 9 4 36. फिर दूसरा करेंगे 9 6 54 प्लस 9k. इधर से लेंगे सेकेंड रो तो कितना हो गया, -24 -4k. फिर करेंगे 9 4 36 माइनस का प्लस k स्क्वायर. अब सारे एलिमेंट किसके इक्वल है, उसने ऑलरेडी दे दिया, ए स्क्वायर का आंसर 0 0 है. इट मीन्स फर्स्ट में तो वैसे ही 0 बन रहा है, तो हमें कोई भी जिसमें k है वो सॉल्व करना है. तो हम सबको चेक कर लेते हैं एक बार. 54 प्लस 9k का आंसर 0 आ रहा है, तो 9k इज इक्वल टू -54, यानी कि k का आंसर कितना आ गया, 9 6 54 -6 आ रहा है. एक बार यहाँ से भी चेक कीजिए, -24 -4k इक्वल टू 0. तो 4k को उस तरफ ले गए तो -24 आ गया, यानी कि k का आंसर फिर से -6 आ रहा है. बट अगर मैं थर्ड वाला एलिमेंट लेती हूँ जिसमें कि k स्क्वायर है, तो -36 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0 है. इट मीन्स k स्क्वायर का आंसर कितना हो गया, 36, और k को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा +-6. अब गिवन ऑप्शंस में से फिर से -6 करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए. डी ऑप्शन में +-6 दोनों करेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे पास यार. लेकिन जब हम के स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, आप अंडर रूट से बाहर लाते हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं +-6. तो ऑप्शन नंबर डी शुड करेक्ट इन दिस. बट आंसर की में फिर से आपको यहाँ पर बी दिया है, हालांकि बी भी -6 भी आ रहा है, लेकिन शायद उन्होंने थर्ड वाले के लिए चेक ही नहीं किया होगा. In 19th part, if the sum of n terms of an AP Sn is equal to n square minus n, then the third term of the series is Sn given है और Tn यानी कि हमें बताना है थर्ड टर्म. तो अगर मुझे थर्ड टर्म लेना है तो पहले सम ऑफ 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -3, इट मीन्स 9 -3, इट मीन्स 6 आ गया. सम ऑफ 2 टर्म्स क्या हो जाएगा,
2 का स्क्वायर -2, इट मीन्स 4 - 2। तो अगर मैं सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास थर्ड टर्म आ जाती है। तो इट मीन्स सम ऑफ 3 टर्म्स कितने 6 है, माइनस यहाँ से कितना आया 2, 6 - 2 मीन्स 4। तो इट मीन्स हमारे पास थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 4। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस पार्ट। नेक्स्ट इज नॉट ए जीपी, तो ये एटी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपी है और जीपी कौन नहीं है। जीपी के लिए हमारे पास कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो हमें ये चेक करना है कि कॉमन रेशियो किसमें सेम नहीं है। हमें सारे ही चेक करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट में 1/3, 1, 3 और 9 है। तो सेकंड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। तो 1/3 का आंसर 3/1 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3 के इक्वल होना चाहिए। तो ये भी ऊपर जाएगा, तो 3 इक्वल है, तो यस वो है जीपी। सेकंड के लिए चेक कीजिए, 1/5 है, 1/5 है, फिर 1/5 है। हाँ, तो ये भी जीपी होती है, सारे नंबर सेम है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में है -2, 4, -8, 16। तो 4 जब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से, तो 4 - 2 आ रहा है। -8 थर्ड को सेकंड से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 और -2, सब में -2 आ रहा है, तो यस ये भी है। फिर बचे क्या, लास्ट 2 है, 0 है, 4 है, 0 है, 8 है। अब इसको चेक कीजिए, 0/2 करेंगे और 4/0 करेंगे, तो 0/2 तो 0 होता है, लेकिन 4/0 किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपको इन्फिनिटी आता है। तो एक नंबर 0 आ रहा है, एक इन्फिनिटी आ रहा है। फिर अगर आप इसको भी करोगे 0 को 4 से, फिर से 0 आएगा, तो 0 और इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि R इस केस में सेम नहीं आ रहा सबके अंदर। इट मीन्स नो इसके लिए आएगा, यानी फोर्थ पार्ट डी पार्ट इज करेक्ट इन 20th ऑप्शन। Now 21st in the organic diagram, G is the centroid of triangle. सेंट्रोइड कौन होता है, जहां पर मीडियंस मीट करती हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। और वो कितने डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो सारी मीडियंस को, अगर मैं 3 मीडियंस भी बनाऊंगी तो वो तीनों को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 5 एंड -5 हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 3 एंड -3, और बी और सी के भी हैं, जबकि हमें बी और सी की इसमें जरूरत नहीं है, सिर्फ दिए गए हैं। जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं, जी का दिया है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आर। डी मींस हम बस ये पॉइंट गिवन नहीं है, तो इसका एक्स वाई तो हम एक्स वाई नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने एम ऑन एन ले लिया। अब अगर मैं इसको नॉर्मल एक लाइन की तरह ड्रॉ करूं तो ये ए है, ये डी है। डी के कोऑर्डिनेट्स मैंने एम और एन लिया है, ए का क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पर जी का भी ऑलरेडी गिवन है। तो जी का कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -5, और रेशियो कितना होता है 2:1। हमें पता होना चाहिए कि एवरी सेंट्रोइड जो होता है वो हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो बस अब सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। सेक्शन फॉर्मूला में क्या हो जाता है, mx2, जब इधर का हम रेशियो लेंगे तो इधर का पॉइंट लेंगे, तो x2 की जगह पे मैंने m, ये हमारा x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, तो mx2 यानी कि 2 के साथ m आ गया, प्लस mx1 इधर वाला आ जाएगा, n ले लो, nx1 यानी कि यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया, 1 से करोगे तो भी इतना ही रहेगा। नीचे 2 + 1 किसके इक्वल है, बीच का x का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है। इट मींस 2m + 3 इज इक्वल टू, ये 3 × 5 15 हो गया, यानी कि 2m का आंसर 15 - 3 12, और m का आंसर आ गया 6। अब दूसरी तरफ y के कोऑर्डिनेट के लिए चेक कीजिए, 2 का लेंगे तो इधर का लेंगे, इसको हमने n सपोज किया है, तो 2 के साथ n आ जाएगा, इधर 1 के साथ क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज इक्वल टू, गिवन y कोऑर्डिनेट क्या है -5, तो 2n - 3, ये भी 3 आ गया, माइनस का 15 हो गया, तो 2n इज इक्वल टू -15 + 3, इट मींस -12 आ रहा है, तो n का आंसर क्या आ गया -6, यानी कि 6 और -6 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस डेट पॉइंट, जिसको मैंने m और n माना, और ये ऑप्शन नंबर हमारा इस केस में C है, विच इज करेक्ट। कमिंग टू पार्ट नंबर 22, टोटल 49 है, इसके अंदर आपको जो MCQ दिए गए हैं। Now this is 22. In the given diagram, O is the origin, आपको डायग्राम में दिया हुआ है, पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ 2 से आ रहा है, तो 2 से यहाँ तक जा रहा है आपके पास, और इस पॉइंट पे यहाँ 4 है, तो 4 है यहाँ पे, तो 4, 0 यहाँ का हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे आ रहा है, तो A के पॉइंट्स बन गए, कोऑर्डिनेट्स बन गए 4 0, और ये पॉइंट B है, और B पे x तो 0 ही है, तो यानी कि 0, 2 हमारे पास y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और यहाँ से 2 लाइंस ऐसे टच कर रही हैं, ये ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट से ऐसे जा रहा है, यहाँ पर P पॉइंट है। हमें पूछा क्या गया है, O इज द ओरिजिन, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB,
जो ए बी लाइन है ये पी इसका मिड पॉइंट है, यानी इन दोनों का ये मिड पॉइंट यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। द इक्वेशन ऑफ ओपी इज, तो ओपी की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ओ कहाँ है, ये ओरिजिन वाला। तो ओपी की इक्वेशन के लिए पहले हमें पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पी क्या है, मिड पॉइंट है, तो पी के कोऑर्डिनेट दोनों के ए बी के हम मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी कि 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पी के क्या आ जाएंगे आपके पास 4/2 यानी कि 2 और 1। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 2, 1। अब पी आ गया, अब हमें क्या निकालना है, ओ पी। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 0 और पी के क्या है आपके पास आ गए 2, 1। तो पहले यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप m = y2 - y1 x2 - x1। तो y2 किसको ले लिया, हमने इसको ले लिया, y2 - y1 मींस 0 अपॉन x2 - x1, इट मींस 1/2 हमारे पास स्लोप आ गई। नाउ इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = m x - x1। तो y कौन है आपके पास 1, y - y1, m की जगह पे 1/2 आ गया। स्लोप x - x1 यानी कि 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2y - 2 = यहाँ पर कितना रह गया x - 2, दोनों तरफ -2 कैंसिल हो जाएगा, 2y = x। ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। तो इन पार्ट 22 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ अगेन फ्रॉम द सेम टॉपिक, यहाँ पर लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर का खेल है सारा, आपको पता ही है। पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है और परपेंडिकुलर की नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। तो आपके पास दो लाइंस की दी हुई है, इस तरह से दो लाइंस दी गई हैं जिनकी पैरेलल स्लोप आने वाली है, और यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल भी दिया है, तो आपको पता है। और ये लाइन क्या है, ये लाइन L1 है, गिवन है कि ये L2 इसके पैरेलल है और इनके पैरेलल ये परपेंडिकुलर जा रही है, यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो परपेंडिकुलर की स्लोप भी हमको निकालनी है, L3 की भी। तो पहले हम L1 की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ L1 लाइन इज tan थीटा, तो tan 45 विच इज 1। तो इसकी कितनी आ गई, L1 की कितनी आ गई 1, और जो पैरेलल है तो उसकी भी स्लोप सेम होती है, तो L2 की भी 1 ही आ जाएगी। अब बची L3 की स्लोप कितनी हो जाएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो नेगेटिव ऑफ -1 डिवाइड बाय 1 भी करेंगे और फिर भी इतना आंसर आएगा। तो हमारे पास ये आ रहा है, पूछा क्या गया है, स्लोप ऑफ लाइन L2 एंड L3। अब L2 की कौन सी आई है हमारे पास, L1 और L2 की सेम है, तो 1 आई है, और L3 की क्या आई है -1, तो 1 और -1 का पेयर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन पार्ट 23। Now coming to 24th part, again from algebra, which of the following lines cut the positive x-axis and positive y-axis at equal distances from the origin? Origin means 0, 0 से कितना आ रहा है, तो 3y = 6 ये आपको दिया गया है। तो अगर origin से लेते हैं हम, तो आपको पता है अगर में 3x लेंगे, इसको 0 करेंगे तो इक्वल होगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। जब दूसरी वाली में y को 0 कर देते हैं, 3y का ले लेंगे, x को 0 कर देंगे, तो y का आंसर भी 2 आ जाएगा। तो पहले केस में जो 2, 2 आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस सिर्फ इसी में आ रहा है। पॉजिटिव का x एक्सिस है, पॉजिटिव का y एक्सिस है, क्योंकि जब x का कोऑर्डिनेट होता है चाहे वो y एक्सिस से ले, लेकिन इक्वल डिस्टेंस आ रहे हैं। अब बाकी किसी में देखेंगे तो आपके पास सेम नहीं आ रहा है, जैसे 5x को सेकंड में करेंगे 10 के इक्वल, तो यहाँ से y का नहीं आएगा, y का और x का सेम डिस्टेंस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन पार्ट 24। नाउ कमिंग टू 25, आपको ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल के अंदर डिस्टेंसेस दिए गए हैं, किलोमीटर्स में डायरेक्टली दिए हैं 20, दिस इज 50, दिस इज P, A, Q, C and B। नाउ नॉट ड्रॉन टू स्केल। रेलवे स्टेशन, ये सारे रेलवे स्टेशन दिए हैं आपको, A, B, C, P, Q आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक से जुड़े हुए हैं। ट्रैक PQ इज पैरेलल टू BC, ये ट्रैक इसके पैरेलल है, तो इजीली हम इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। द टाइम टेकन बाय ट्रेन ट्रैवलिंग 90 km/h टू रीच B फ्रॉम A बाय द शॉर्टेस्ट रूट कितना हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, बट अभी हमारे पास डिस्टेंस ही गिवन है, तो पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी हमें AP डिस्टेंस मेन निकालना है, जिसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि PB तो हमारे को 18 ऑलरेडी गिवन है, तो ये गिवन है, तो हमें ये निकालना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर लेंगे, दोनों पैरेलल लाइन से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और एक एंगल कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारे पास इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। एमसीक्यू में आपके लिए प्रूव करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कर थोड़ी रहे हैं। तो अब AP का रेशियो जो आ रहा है वो पूरे के साथ ले लेते हैं हम, AP बाय AB, यानी कि +1 करके जैसे हम लेते हैं वैसा ले लिया। AQ अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, AQ और AC का हमें यूज नहीं करना, तो ये ऑप्शनल है, अदरवाइज हम जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है PQ अपॉन BC उनका ले लेंगे, क्योंकि हमें PQ को भी वैल्यू दिया है 20 और BC का वैल्यू दिया है 50। अब AP को मैंने x मान लिया, तो AB कितना हो गया, x + 18 इज इक्वल टू 20 अपॉन 50 मीन्स 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करिए, 2x + 18 टू 36 इज इक्वल टू 5x, ट्रांसपोज करेंगे 3x इज इक्वल टू 36, तो x का आंसर आ गया 12।
तो 12 किलोमीटर एपी का आंसर आ गया, यानी एपी आ गया 12। लेकिन हमें पूरा एपी तो नहीं चाहिए, हमें पूरा डिस्टेंस चाहिए। टाइम टेकन बाय ट्रेन ट्रैवलिंग टू रीच बी फ्रॉम ए, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस हमें लेना है। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया ए बी, और ए बी कितना है 12 प्लस 18, इट मीन्स 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अब टाइम बताना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया डिवाइडेड बाय स्पीड आ गया। अब डिस्टेंस कितना हमने कैलकुलेट किया है 30, और स्पीड क्वेश्चन में गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर में ही है तो आवर में आ जाएगा। कितना आ रहा है 1/3 आवर, लेकिन आंसर मिनट्स में है तो मिनट्स के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया 20। तो 20 मिनट का टाइम लग रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। एंड दिस इज अवर ऑप्शन नंबर डी विच इज करेक्ट इन पार्ट नंबर 25। With this we have covered almost 50% of MCQ given in this paper. So for further MCQ I will make another part of the same video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.